अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह आप लोगों पर रब की जो रहमतें हैं वो बरसती रहें। ये हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, जो भी आप राय का इज़हार करना चाहते हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान से इमरान खान की नफ़ोहिस्त के जो साये हैं, वो छुट रहे हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ कोई न कोई ऐसी खबर मिलती है जो कम से कम इमरान खान को तो हज़म नहीं होती है। इमरान खान ने बढ़-चढ़ कर पीआईए पर आलमी पाबंदियाँ लगवाई थी, पाकिस्तान का नुकसान किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत वो सुरंगें न्यूट्रल कर रही है। बरतानिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस तवील अरसे के बाद पाबंदियों जो है वो हटा ली हैं। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं और बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को प्रवास के लिए से यूके सीएए से इजाज़त लेना होगी। बरतानवी हाई कमीशन का बताना था कि सेफ्टी एक्ट्स के अखराज और आज़ाद तकनीकी अमल से तख्त हुआ है और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र का मुंतज़र हूँ और पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों को मिलाप देगी। अच्छा देखें, ये तो एक बहुत ये कोई हमसे पूछे ना जो बाहर रहते हैं। अब अगर हमें फ़र्ज़ किया कि लाहौर आना है और लाहौर आने के लिए हमें कोई ना कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप तुर्की का कनेक्शन लेंगे या फिर आप एमिरेट्स का लेंगे, इत्तेहाद का लेंगे, कतर एयरवेज़ का लेंगे या कोई और लेंगे, तो आप सम टाइम 18 घंटों में, सम टाइम 20 घंटों में और सम टाइम अगर बहुत किसी अच्छी किस्मत हो और आपको कनेक्शन बहुत अच्छा मिल जाए, तो आप 13-14 घंटों में पहुँच जाएँगे। 14-13 में तो नहीं, लेकिन 14 में फिर भी आपके 14 घंटे में आप पहुँच जाएँगे। और जब वापस आ रहे होते हैं, तो भी ये हाल होता है। लेकिन अगर पीआईए डायरेक्ट चलती है एम्स्टर्डम से, तो मुझे याद है 6 घंटे 30 मिनट में या 45 मिनट में हम लोग लाहौर होते थे। यानी कि एम्स्टर्डम से रात को 10 बजे फ्लाइट निकलती थी और उस वक़्त पाकिस्तान सुबह 8 सवा 8 बजे को पहुँच जाती थी। कोई 3 घंटे का फ़र्क होता था, पाकिस्तानी रात के 1 बजे यहाँ से निकलती थी और 1 में 6 घंटे ऐड कर लें, वही 7 साढ़े 7 पौने 8 बजे वहाँ पे वो लैंड कर जाती थी। और उसके अलावा फिर जो बुज़ुर्ग आते हैं, जो ख़वातीन अकेली अपने बच्चों के साथ सफ़र करती हैं, या फिर डेड बॉडीज़ का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर मसला होता है। ये तमाम चीज़ों को मिलाया जाए तो पाकिस्तान एयरलाइन का चलना कम से कम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कितना अहम है और ज़रूरी है। और ये आपको याद कराता जाऊँ कि इमरान खान साहब के दौर में जौहरी सरवर साहब जो मिनिस्टर थे एविएशन के, उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद मेरा ख़्याल है इस बात को भी अब 6-7 साल हो गए हैं कि पूरी दुनिया में पीआईए बंद है। वो एक लंबी बहस है, उसमें फिर किसी टाइम सही, लेकिन फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि पीआईए चल गई है। इधर इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मज़ीद सनसनीखेज़ कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। लग्ज़री गाड़ियों और जायदादों की तफ़सीलात और तस्वीर भी वीडियो आम पर मंज़र आ गई हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख को मेगा कोस्तान करप्शन स्कैंडल केस की इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया और नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद सनसनीखेज़ और नए राज़ों से पर्दा उठ गया है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए की मालियत की असासे बरामद और जब्त की हैं। नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलोग्राम से जायद सोना और मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए हैं, जिनमें 5 अरब से जायद की रकम मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 गाड़ियां भी जब्त की हैं। मजीद बरह 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा से कब्जे में ली हैं। इनमें 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लाट्स, 3 मकानात, 12 दुकानें, फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट, पेंट हाउसेस, 175 कनाल ज़रई अराज़ी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जाती है और सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस केस में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड इंतहाई चालाकी से वाज़ेह गठजोड़ से साथ रचाया गया, जिसमें सरकारी एहलकार, लालच, ठेकेदार, मिलीभगत के अलावा बैंक के हकाम जो है वो भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान में ये तो कोई इतना बड़ा काम ही नहीं है ना कि किसी भी महकमे का कोई भी बंदा अपने साथ मिलाना कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ आपने सिर्फ सीधी डायरेक्शन पे जाना है, सीधी जगह पे जाना है। वहां पे जनाब आप एक ढूंढेंगे, आपको 15 मिल रहे होंगे।
جو آپ کے ساتھ گڑبڑ کر کے اپنے 1 کروڑ کے لیے حکومت کا یا کسی بھی دوسرے محکمے کا 15-20 کروڑ روپیہ اوپر نیچے کر دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ان کا 1 کروڑ پیسیدہ ہونا چاہیے. تو یہ وہاں پر ملی بھگت کے بغیر ہو سکتا نہیں ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں پہ پچھلے 13 سال سے اس ملک میں انصاف لانے والی جماعت تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور وہ ایک طرف سے قسم کھاتے جا رہے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ مطلب کہ بے ایمان نہیں ہے. اور جو اوپر بے ایمان کپتان نہیں ہے تو نیچے پھر ظاہر ہے لیڈر تو بے ایمان، نیچے والے تو بے ایمان ہو ہی نہیں سکتے. تو اب یہ کرپشن وہاں پر کون کر رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن آپ جلد اس میں گرفتاری دیکھیں گے، اور جب گرفتاری دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہیں گی. خان صاحب اپنی تحریک کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے اب بیوی کارڈ کھیلنے پر آ گئے ہیں. مطلب بچوں کے بعد بیوی کارڈ. کل ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا کہ بشرا بیگم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے جب میرے دور حکومت میں عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، جسے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا تھا. اس لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں کر رکھی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جا سکے. تب آپ دیکھیں نا، خان صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی پر ظلم ہوگا، وہ آ کر مجھے بتائے گی کہ معافی دے دے منو، تم ہی معاف کرتے اپنے آپ نو. تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب یہ الزام اس سے پہلے بھی لگا چکے ہیں. ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ جو بشرا بی بی ان کے پاس جو ٹی وی تھا وہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے، اور ان پر پچھلے کچھ دنوں سے جو ظلم اور زیادتی ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے. جیل میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو خطرناک ترین قیدی ہیں ان کی بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کے پاس بھی سہولتیں کم از کم مجھ سے زیادہ ہے جو سہولتیں مجھے دی گئی ہیں، لیکن میرے ساتھ بڑا ظلم رکھا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کیسے اپنی بیوی کو گھسیٹ کر مظلوم بننا چاہ رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور ذرائع ذمہ دار ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست زلفی بخاری کے ذریعے کی گئی تھی. سراسر جھوٹ اور فریب اور مبنی پر ایک کہانی ہے جسے سوشل میڈیا اور تمام پلیٹ فارم پر سختی سے روکا جانا چاہیے. جنرل عاصم منیر جب وہ ڈی جی آئی ایس تھے تبھی ہی ان کے کردار سے آری اور بے اصول مہروں کے کئی چہرے جو ہے بے نقاب کر چکے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں گولڈ سمتھ لابی نے پاکستان پر مسلط کیا تاکہ اندر سے کھوکھلا کیا جا سکے. اور یہ پتہ ہے اس وقت یہ ابھی عمران خان حکومت میں تھے تو ایک تو یہ ایران میں روکا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کر آپ پتہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی جو سرزمین ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایران کے لیے. پھر اس کے بعد بشرا بی بی کی ملک ریاض کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھی، تو یہ چیزیں اصل تھی وہ والی. لیکن عمران خان صاحب اس میں بھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کمال یہی ہوتا ہے نا کہ تھلے پہ بابے نو اتے کر دیو، یہی تو اصل کمال ہوتا ہے. تو اب جو بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان کر رہے ہیں وہ تھلے لمحہ پیارا بابا ہے نا، وہ اتے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اب لوگوں کو پتا ہے، کچھ لوگوں نے وہ بابے کو اپنی آنکھوں سے نیچے دیکھا ہے تو وہ اوپر کیسے مان لیں گے. اب بشرا بی بی اور ان کے گروہ نے عمران خان کی مکمل سرپرستی میں جس انداز سے کھلا کھلم کرپشن کی، جس طرح ان کی اصلیت عوام کے سامنے لائے گی، یہ ہے وہ اصل وجوہات کی جن کی بنیاد پر عمران خان اور جنرل عاصم کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے تھے. بھارت نے عمران خان اور ان کے غیر ملکی اکاؤں گولڈ سمتھ خاندان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ امیدیں باندھ لی تھی کہ پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے. لیکن جب یہ ایجنڈا ناکام ہوا تو یہ بیرونی ایجنڈے کو نمک خوار شدہ دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں. اب دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قوم میں تقسیم پیدا کر کے آنے والی بھارتی مہم کی راہ ہموار کی جائے. یہ لوگ صرف گولڈ سمتھ اور بھارت کے کٹ پتلی ہیں. ان کی زبان بے بنیاد الزامات، خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ان کے اکاؤں ایک اور حکم بجا لانے کی کوشش ہے جس میں ہمیشہ کی طرح یہ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور مطلب کہ ان کے لگتے یہی ہے کہ جناب یہ ان کے کوئی غلام ٹائپ بھی ہیں، یہ مطلب اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں. بس حرکتیں کرتے ہیں تو پھر پکڑے بھی جاتے ہیں. اب یہ بھی تمہیں کوئی شک ہی نہیں، پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہے اور عمران خان اور اس کی پارٹی ایک سائڈ پہ ہے. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب جو ٹکٹیں دے رہے ہیں اور جن لوگوں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. خیر بشرا بی بی جو ہے وہ بہت وزنی ہے، وہ بھاری ہے. اب یہ دیکھیں کہ آج بھی عمران خان صاحب بشرا بی بی کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کو ٹویٹ کی ہے وہ رکشے والے کے بارے میں، وہ جو بیوقوف کی طرح لوگ جو ہیں ان کے چکر میں 8-9 مہینے جیل کاٹ کے آئے ہیں، یا پھر ان کے والدین کے لیے جو آج بھی 2-2 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ جو بچے جو ہیں کسی بیماری کی وجہ سے اس دوران فوت ہو گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے فوت ہو گئے. نہیں ٹویٹ کی نا خان صاحب نے ان کے بارے میں، تو ٹویٹ کی کس کے بارے میں ہے؟ بشرا بی پی کے بارے میں. کیونکہ بشرا بی پی کا جو پریشر ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے. میں پچھلے ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی نہیں ہٹا سکے تھے عثمان بزدار کو کہ بشرا بی پی کا اتنا تگڑا ہاتھ ہے. اب یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. مشال یوسف زئی جس کو بشرا بی بی کے کہنے پر جو کے پی کے گورنمنٹ میں وہاں پر ان کا نوٹیفکیشن نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے نوٹیفکیشن کرنے والے جو ہیں وہ
वज़ीर आला गंडापुर साहब हैं और गंडापुर साहब वो नहीं कर रहे, लेकिन इधर से इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के कहने पर, या बुशरा बीबी का जो भी असर रसूख है, वो बीबी वो जो शाल यूसुफजई हैं उनको सेनेट का टिकट दे दिया, अब वो सेनेटर बन जाएंगी। तो बुशरा बीबी का जो मजबूत हाथ है ना, मतलब किला बुशरा बीबी का बड़ा तगड़ा है। इधर इमरान खान के साहब का अहलिया रेहाम खान भी मैदान में आ गई हैं, उन्होंने सियासी जमात का ऐलान कर दिया। रेहाम खान ने अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि ऐसी तहरीक शुरू करने जा रही है जो ऐवान में नुमाइंदगी की करेगी, मुल्क को मुतबादल नौजवान सियासी कुव्वत फराहम करेंगी। मैं डिप्लोमेसी की कायल हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक गेट नंबर 4 नहीं देखा, ना ही इसकी पैदावार हूँ। जब भी किसी से बात हुई तो डायरेक्ट होगी। मंगल को कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दूसरों की तरह छुप छुप कर बुरका पहनकर नहीं गई, ना ही ऐसी घटिया सियासत पर यकीन रखती हूँ। रेहाम खान साहबा जो हैं वो जो उनकी वजह शोहरत, एक तो वो बीबीसी से वो काम शुरू किया था उन्होंने, बीबीसी में वो काम करती थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में आके उन्होंने नेओ टीवी में भी काम किया, उन्होंने सुनो में भी काम किया, उन्होंने बहुत सारे चैनल्स में काम किया। और लेकिन धरने के दौरान इमरान खान साहब का जब वो इंटरव्यू कर रही थी, उसके दरमियान में इमरान खान साहब और रेहाम खान साहब की जो अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद धरना खत्म होने के बाद ये जो है रेहाम खान और इमरान खान साहब की शादी हुई थी। इमरान खान से शादी के बाद रेहाम खान साहब जो बताती हैं, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर उनको मतलब अपने ही पल्ले लाए पैसे उस घर में भी बैठ के खाने पा रहे थे, और खान साहब जो है उनको बिल्कुल एक किचन की हद तक महदूद रखना चाहते थे। और रेहाम खान साहब ज़ाहिर है पढ़ी लिखी खातून है, अब किचन संभालना तो उनका काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस घर में 1 साल में बकौल उनके कि बहुत सारी चीज़ें ठीक की। फिर वो उस घर में जो उन्होंने देखा, इमरान खान साहब जो नारा लगाते हैं आम इंसान का, गरीबों का, लेकिन वो एक बाकायदा तौर पर जो रोल किरदार अदा कर रहे हैं डॉन की तरह पीछे बैठ के, तो उनके इख्तिलाफात पैदा हो गए। और शायद इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि रेहाम खान साहब इस सियासत वाली साइड पे या हुकूमती साइड पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले, ये वो वजूहात बनी थी। लेकिन खैर अभी हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं वो रेहाम खान साहबा के साथ हैं, एक बहादुर खतून है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहादुर खतून के साथ पढ़ी लिखी भी खतून है, और अगर पाकिस्तान में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और अगर ये तब्दीली का बायस बनती है, इसमें कुछ नए चेहरे सामने आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है फरसुदा निज़ाम से लोग भी तंग हैं। लेकिन क्या रेहाम खान कामयाब हो पाएँगी? ये कहना अभी क़ब्ल-उज़-वक़्त है, लेकिन हमारी दुआएँ, ख़ास तौर पर मेरी दुआएँ रेहाम खान साहबा के साथ ज़रूर हैं। इंतहाई जिसे कहते हैं कि मैं रेहाम खान साहबा के साथ काफ़ी ट्रैवल भी किया, उनके साथ काफ़ी मुलाकात भी हुई, इंटरव्यू भी उनके साथ किए। मैं कह रहा हूँ कि शी इज़ अ ब्रेव लेडी, और एक बहादुर खतून है, वफ़ादार खतून है, जिनके साथ एक दफ़ा अच्छी उनकी हो जाती है, तो फिर वो किसी जगह पे भी पीछे हटने वाली खातून नहीं है। तो बहुत सारी दुआएँ रेहाम खान साहबा के साथ हैं। अल्लाह पाक इनको इस मिशन में कामयाब करे, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई है, उसमें भी उनको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, शेयर करना मत भूलें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।